nigga. Not one dime. No genocide in Palestine. Lift the sea, show the now! Lift the sea, now! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा। एक दिन पहले मैंने एक वीडियो की वॉशिंगटन में जो बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए प्रो पैलेस्टाइन, एंटी इजराइल, और जिन प्रोटेस्ट के अंदर सीज़ फायर डिमांड किया गया गाज़ा में। ऐसे प्रोटेस्ट ना सिर्फ वॉशिंगटन में हुए बल्कि न्यूयॉर्क में हुए, मेन में हुए, ओहायो में हुए, और ये खबरें भी आई कि लंदन में, बर्लिन में, पेरिस के अंदर, इस्तांबुल में, इंडोनेशिया में और दुनिया के और बहुत से बड़े शहरों के अंदर ऐसे मुजाहिर हुए। Who keeps us safe? Who keeps us safe? Are we afraid? Are we afraid? Are we afraid? मैंने उसमें ये भी बताया कि किस तरह से तुर्की में बहुत बड़े मुजाहिरीन जो हैं वो रुख इख्तियार कर रहे हैं अदाना का, जहाँ पे साउथ ऑफ टर्की के अंदर अमेरिकन बेस है इनसर्कलिक का, और वहाँ जाके ये मुजाहिरीन उस बेस का सराउंड करना चाहते हैं उसको, एक ऐसे मौके पे जब अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन ओमान के बाद से, मशरक़ वस्ता के बाद से, अमान के बाद से तुर्की पहुँच रहे हैं। तो जब मैंने ये वीडियो की, उस वीडियो के ऊपर मुझे बहुत से कमेंट्स पढ़ने का मौका मिला, और उन कमेंट्स को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस इशू के अंदर इस वक्त जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं, रिएक्ट तो कर रहे हैं फॉर एंड अगेंस्ट, जैसे हिंदुस्तान की तरफ से बाज़ कमेंट्स हैं, लेकिन लोगों को इश्यूज़ का ठीक तरह से पता नहीं है। इसमें कोई बहुत अचंभे की, हैरानगी की बात नहीं है, बिकॉज अनलेस कि आप एक कीन स्टूडेंट हों इंटरनेशनल रिलेशन के, मिडिल ईस्टर्न हिस्ट्री के, ग्लोबल हिस्ट्री के, या आप ख़ुद उस खित्ते से वाकिफ़ हों, उस कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हों, तो ये ज़रूरी, तो ये ऐन मुमकिन है कि आपको बहुत से हक़ाइक़ जो हैं ना पता हूँ। इस वीडियो में जो प्रिंसिपल 4-5 कन्फ्यूजन्स हैं, मैं उनका, ये पॉइंट्स मैंने अपने पास लिख के रखे हैं, मैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाहता हूँ एक एक करके। पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 जिसे मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा लोग दुनिया में, ख़ास करके मुस्लिम दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जहाँ हमारी ज़्यादा व्यूअरशिप है, वहाँ लोग ये समझते हैं कि फ़लस्तीन का इशू जो है, जो अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है और जो इस वक्त सूरत हाल हम गाज़ा में देख रहे हैं, ये एक खालिस्तन मुस्लिम इशू है, ये मुस्लिम वर्सेस जू इशू है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। फ़लस्तीन का मसला एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, ये एक इंसानी हकूक़ का इशू है। अगर ये महज एक मुस्लिम इशू होता तो आप फ़लस्तीन के और फ़लस्तीनियों के लिए इतनी ज़्यादा जो रेजोनेंस और सिंपैथी देखते हैं लातीनी अमेरिका में, अफ्रीका के अंदर, स्पेनिश पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, ब्रिटिश लेफ़्ट में, यूरोपियन लेफ़्ट में, अमेरिका के लेफ़्ट और लिबरल सर्कल्स के अंदर, वो आपको ना नज़र आती। हकीकत ये है कि ये एक कॉलोनियल इशू है, ये एक एंटी इंपीरियल इशू है। इसी वजह से अफ्रीका की दुनिया, लातीनी अमेरिका और ख़ुद हिंदुस्तान, जब क्रिएशन हुई थी ब्रिटिश इंडिया की, तो उस वक़्त की जो जवाहरलाल नेहरू की पोजीशन थी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, और पाकिस्तान के फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो पोजीशन थी इसराइल के इशू के ऊपर या इसराइल की स्टेट की क्रिएशन के हवाले से, उसमें कोई बहुत फ़र्क नहीं था। बिकॉज लातीनी अमेरिका ने भी, अफ्रीका ने भी और हिंदुस्तान ने भी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के हाथों और जो कॉलोनियल पावर्स थी, इंपीरियल पावर्स थी, उनके हाथों सफ़र किया था। और जो क्रिएशन थी उस वक़्त इसराइल की, इसको एक बेसिकली एक इंपीरियल एक्ट के तौर पे देखा गया, जहां यूरोपियन पावर्स, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपियन जो थे, उन्होंने यूरोपियन ज्यूज़ जो हैं उन्हें जाके अरबों का लैंड दे दिया। तो पहला इशू समझने वाला ये है कि ये एक खालिस्तान एंटी कॉलोनियल इशू है, एंटी इंपीरियल इशू है, ये मुस्लिम इशू नहीं है, ये महज खालिस फ़लस्तीनी इशू नहीं है। इसके अंदर जो पॉइंट्स उठते हैं उनका इंसानियत से और जो इंसानी जहन का इर्तका हुआ है इंपीरियलिज्म के ख़िलाफ़, कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़, इंसानी हकूक़ का, उससे इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। दूसरा जो इशू इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है वो सेमेटिज्म वर्सेस एंटी सेमेटिज्म का इशू है, क्योंकि आम तौर पे आप सुनते हैं, आप देखते हैं कि इसराइली कहते हैं
कि ये सारे लोग जो हमारे खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, खा वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग हों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लोग हों, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में मुजाहरा करने वाले हों, या फ़लस्तीनी हों या अरब हों, जो भी हमारे खिलाफ लिखता बोलता है, ये बेसिकली एंटी सेमिटिज़म का इशू है। ये एक और बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जो डेलिबरेटली फैलाई गई है। बहुत कम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि सेमाइट की जो टर्म है वो उन तमाम लोगों के लिए है जो सेमेटिक लैंग्वेजेस बोलते हैं, और उसमें इस वक्त असर हाज़र में जो दो बड़े सेमाइट लैंग्वेजेस के ग्रुप्स हैं, अगर एक हिब्रू हैं जो ज्यूज़ हैं, तो इसी तरह से जो अरब हैं जो फ़लस्तीनी हैं वो भी सेमाइट्स हैं। तो ये झगड़ा जो आप वहाँ पे, इसी तरह से इससे पहले कैनाइट्स थे, असीरियंस थे, ये सारी सेमेटिक कौमें थी। तो सेमाइट्स की जो टर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है वो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हुआ है, जब ये कहा जाता था कि ये एंटी सेमिटिज़म की फीलिंग है, बिकॉज यूरोपियन जो है वो यहूदियों से नफरत करते थे। उस वक्त से इस टर्म ने एक ख़ास शक्ल इख्तियार की, लेकिन इस टर्म को अब गलत, टोटली नाजायज़, गलत, डेलिबरेटली कन्फ्यूजन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और ज़ाहिर है कि दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं, वो इस टर्म को सिंपली मिसअंडरस्टैंड करते हैं, वो इसको ठीक तरह से अंडरस्टैंड ही नहीं करते। तो जितने सेमाइट्स ज्यूज़ हैं उतने ही सेमाइट पैलेस्टीनियंस और अरब भी हैं, और जो कॉन्फ्लिक्ट हम वहाँ पे देखते हैं वो कोई एंटी सेमिटिज़म वर्सेस किसी और का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो खालिस्तान दो सेमाइट लोगों के दरमियान जो एथनिकली, लिंग्विस्टिकली सेमेटिक लोग हैं, उन दोनों के दरमियान का ये कॉन्फ्लिक्ट। सेमाइट एंटी सेमाइट की टर्म की कन्फ्यूजन पैदा ही इसलिए हुई है कि यहूदी आबाद जिन यहूदियों को 2000 साल पहले फ़लस्तीन से, इजराइल से निकाल दिया था रोमन ताकत ने, रोमन एम्पायर ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया था। ये अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट क्रिश्चियन एरा, फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा की ये बात है। वो पूरी दुनिया में फैल गए, वो यूरोप भी पहुँचे, वो ईस्ट यूरोप में भी थे, वो थ्रू आउट ऑटोमन एम्पायर में भी थे, वो अरब लैंड्स में भी थे। लेकिन जो ये टर्म है एंटी सेमाइट की, ये खालिस्तान यूरोपियन तनाज़ुर और कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुई, बिकॉज उनकी आँखें डार्क थी, ब्राउन थी या ब्लैक थी, उनके बाल डार्क ब्राउन थे या काले थे, और यूरोपियन से चूँकि वो एथनिकली देखने में मुख्तलिफ लगते थे, तो यूरोप में उनके हवाले से जिस किस्म के जज्बात पाए जाते थे ईस्टर्न या वेस्टर्न यूरोप के अंदर, वहाँ पर एंटी सेमिटिज़म का इस्तेमाल हो। उनकी ज़ुबान मुख्तलिफ थी, उनका कल्चर मुख्तलिफ था, वो मशरक़ से, वो ईस्ट से आए थे, और यूरोप में उनके ख़िलाफ़ एक ख़ास किस्म की फीलिंग्स पाई जाती थी। लेकिन इन फीलिंग्स का ताल्लुक महज नस्ल से नहीं है, इन फीलिंग्स का ताल्लुक एक मज़हब के कॉन्फ्लिक्ट से भी था, और वो मज़हब का कॉन्फ्लिक्ट इसलिए था कि क्रिश्चियनिटी ऑफशूट है जुडाइज़म का। क्रिश्चियनिटी को कभी भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने या उनके फॉलोअर्स ने अगले 50-100 बरस तक एक अलग मज़हब के तौर पर उन्होंने उसे डिक्लेयर नहीं किया था। इसने मज़हब की शक्ल इख्तियार की है तकरीबन 100 बरस के बाद। असल में क्रिश्चियनिटी दर हकीकत सिर्फ जुडाइज़म की एक वेरिएंट है, एक ऑफशूट है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो एक जूविश रिफॉर्मर के तौर पे उन्हें समझा जा सकता है। लेकिन चूँकि क्रिश्चियन जो प्रीचर है और जो चर्च है, उसके जहन में बाद में ये बात बड़ी गहरी थी आफ्टर द फर्स्ट सेंचुरी कि यहूदियों ने फ़लस्तीन में, इजराइल में, रोमन जो गवर्नर था फ़लस्तीन का, उसको उन्होंने कंपेल किया, और उस कंपेल के नतीजे में चूँकि वो हज़रत ईसा के ख़िलाफ़ थे, और हज़रत ईसा की जो क्रूसिफिक्शन हुई है वो बुनियादी तौर पे यहूदियों की एक साजिश थी। इस वजह से एक तरफ नस्ल का मसला था, दूसरी तरफ एक मजहबी कॉन्फ्लिक्ट था कि यहूदियों को क्रिश्चियंस ने अपना दुश्मन जो है वो समझा है, और जो उनके ख़िलाफ़ अक्सर जज्बात भड़के हैं यूरोप के बहुत से ममालिक के अंदर, जिसकी वजह से उनको मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया, उनको निकाल दिया गया, और उनको बहुत से मुल्कों से ढूंढना पड़ा, जिसकी वर्स्ट एग्जाम्पल अल्टीमेटली नाजी जर्मनी है। तो उसकी बुनियादी वजूहात नस्ल की भी थी, और उसकी मज़ा एक मजहबी कॉन्फ्लिक्ट का भी था। इस पॉइंट को भी समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक और पॉइंट जो है इसके साथ ही इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि यहूदियों के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ है गुज़िश्ता 2000 बरस में, वो मुस्लिम लैंड्स में नहीं हुआ, वो खालिस्तान क्रिश्चियन लैंड में हुआ है, यूरोप के अंदर हुआ है, जिसकी दोनों चीज़ें, क्रिश्चियन हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड है, जो मज़हब का एलिमेंट है, और जो नस्ल का एलिमेंट है, उन दोनों की मैंने वजाहत की। अरब जो रियासतें थीं, जो अरब मुमलिकत थी, या जो उमैयद एम्पायर है, अब्बासिद एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर है, वहाँ तो ज्यूज़ को हमेशा वेलकम किया गया, और ज्यूज़ जो हैं उन्होंने, यानी मुसलमानों में और यहूदियों के दरमियान में हिस्टोरिकली तौर पर कोई नफरत या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं है। और जहाँ कहीं किसी मुस्लिम सोसाइटी में यहूदी थे तो उन्होंने साइंस में, फ़िज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या कीमिया हो, उसमें उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है।
और हर मुस्लिम सोसाइटी के अंदर उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। सो मच सो कि जब मुसलमानों को निकाला गया अंदलूसिया से 14वीं और 15वीं सदी में, जिसको इंक्विजिशन कहते हैं, तो वो जो जुल्म हुआ वो जहां मुसलमानों पे हुआ उनके साथ यहूदियों पे भी हुआ। और ये बड़ा डॉक्यूमेंटेड चैप्टर है यूरोपियन हिस्ट्री का। और 1918 में जब इस्तांबुल एक बहुत बड़ा शहर था, ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल था, तो उसमें सबसे बड़ा जो शहर था यहूदी आबादी का वो इस्तांबुल था। उस वक्त न्यूयॉर्क जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा यहूदी शहर नहीं था, बल्कि इस्तांबुल था। जहां दुनिया भर के लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस जो लोग इंडिया से इस चीज़ को देखते हैं, इसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि इसराइल की क्रिएशन से पहले, इसराइल की क्रिएशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अराउंड, उससे पहले अरबों में और यहूदियों में, मुसलमानों में और यहूदियों में कोई नफरत का लंबा चौड़ा रिलेशनशिप नहीं है। सो मच सो कि जब इस यहूदी आबादकार पहली जंग अजीम के बाद और उससे पहले फ़लस्तीन के अंदर आने लगे, तो फ़लस्तीनियों ने जोक दर जोक बड़ी खुशी से अपनी ज़मीनें और अपने फॉर्म्स और अपनी खेती बाड़ी की चीज़ें जो हैं उनको बेची, जब उनको बेहतर दाम मिले। उस वक्त फ़लस्तीनियों को ये एहसास नहीं था, उन्होंने, क्योंकि 19वीं सदी के आखिर तक तकरीबन बहुत थोड़ी तादाद में 5000 यहूदी फ़लस्तीन में रहते थे, जो हमेशा से रहते थे। वो पिछले 2000 साल से रह रहे थे और वो अपने फ़लस्तीनी काश्तकारों के साथ कोहैबिट करते थे, बहुत हंसी खुशी रहते थे। उनके दरमियान किसी किस्म की कोई टेंशन या तनाव नहीं था। जिस तरह से कम पढ़े लिखे फ़लस्तीनी काश्तकार थे, उसी तरह से कम पढ़े लिखे यहूदी भी वहाँ पे रहते थे। असल जो झगड़ा है वो शुरू उस वक्त हुआ जब यूरोपियन ताकतों ने, प्रिंसिपली बरतानिया ने बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद बहुत बड़ी तादाद में यूरोपियन ज्यूज़ को लाकर फ़लस्तीन में आबाद करना शुरू कर दिया। लेकिन एक आम फ़लस्तीनी को उस वक्त बिल्कुल भी ये एहसास नहीं था कि यहाँ पर एक रियासत बनाने की कोशिश है। वही समझ रहे थे कि ये लोग हैं जैसे ज्यूज़ रहते हैं और ज्यूज़ भी यहाँ के रहेंगे। तो ये जो एक आम तासुर है, मैंने एक कमेंट देखा, किसी ने इंडिया से लिखा पिछले वीलॉग में कि जी फ़लस्तीनी और अरब तो हमेशा यहूदियों को मारने की कोशिश करते रहे हैं, इससे बड़ी बकवास नहीं हो सकती। फ़लस्तीनियों ने और अरबों ने यहूदी आबादकारों को फ़लस्तीन के अंदर वेलकम किया, जैसे दुनिया के किसी भी हिस्से में, अमेरिका में फॉर इंस्टेंस जो एक्सपैट वर्कर्स यहाँ पे आते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर आते हैं, उन्हें वेलकम किया जाता है। इसी तरह जब यहूदियों ने आके वहाँ पे ज़मीन खरीदी तो उनसे किसी को कोई खार नहीं थी, उन्हें वेलकम किया गया। झगड़ा 1930-31 में उस वक्त शुरू हुआ जब फ़लस्तीनियों को ये एहसास हुआ कि ये महज कोई आबादकार नहीं है, ये यहाँ रहने के लिए नहीं आए, फार्मिंग करने के लिए नहीं आए, बल्कि यहाँ अपनी अलग कॉलोनीज़ और अपनी एक अलग से रियासत जो है वो बनाना चाहते हैं। अब मैंने देखा है कि इस चीज़ का भी बहुत एक इशू बनाया जाता है कि जब मैंने बल्कि एक इंडियन कमेंट देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जब इनको 1948 में पैलेस्टीनियंस को एक 2 स्टेट सोल्यूशन ऑफ़र किया और फ़लस्तीनियों और यहूदियों के लिए अलग रियासत बना दी, तो इन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। फिर 56 में नहीं किया, फिर 67 में नहीं किया। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा के एंगल से प्रेजेंट किया जाता है और वो लोग जो तारीख से वाकिफ़ नहीं है, हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं है, वो इसमें सीमिंगली ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फसाए इसमें यकीन कर लेते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि फ़लस्तीनियों से यहूदियों ने, जूइश जो इसराइली सेटलर्स आबादकार थे, वो ज़मीन ख़रीदते रहे। कुछ ज़मीन उन्होंने उनसे छीन ली, लेकिन 1948 के अंदर द सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशन महज चंद यूरोपियन पावर्स का नाम था। इसकी कोई बहुत बड़ी ब्रॉड बेस्ड हकीकत नहीं थी। ये बिल्कुल एक रूडिमेंट्री इंस्टीट्यूशन था जिसमें अमेरिका ही मैटर करता था प्रिंसिपली तौर पर। उसके साथ क्योंकि अमेरिका और बरतानिया या रशिया 3 बेसिकली पावर्स इसमें मैटर करती थी। फ्रांस तो अभी नया आज़ाद हुआ था जर्मन तसल्लुत से, और चीन की जगह फॉर्मोसा की या ताइवान जो है उसके पास मेरा ख्याल है चीन की सीट थी। और बहुत कम दुनिया की अभी बहुत बड़ी दुनिया जो है वो अभी खुद कोलोनियलिज्म से आज़ाद हो रही थी। तो इस यूनाइटेड नेशन ने एक बड़ा यकतरफा और ज़ालिमाना फ़ैसला किया जब उन्होंने उन यहूदी आबादकारों को, जिनके पास उस वक़्त के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के एतबार से छीन के भी सिर्फ 7-8%, कहीं 7-8% लिखा है, कहीं 6% लिखा है, कहीं 10% लिखा है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़मीन प्रॉपर पैलेस्टाइन की उनके पास नहीं थी। लेकिन उन्हें उस वक़्त अक़वाम मुत्तहिदा ने 55%, 55% लैंड उनके हवाले कर दिया, और ऐसा 55% लैंड हवाले किया जो सबसे फर्टाइल था। और फ़लस्तीनियों को जो काश्तकार थे उन्हें फर्टाइल लैंड से हटा के अजीब तरीके से
उनकी बंदरबांट कर दी। और ये कुदरती रिएक्शन था कि फ़लस्तीनियों ने उसके ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल और रिएक्शन किया। और जो नेबरिंग अरब स्टेट्स थी, जिसमें जॉर्डन है, जिसमें सीरिया है, जिसमें लेबनान है और फिर इजिप्ट है, इजिप्ट का फ़लस्तीन प्रोविंस होता था ऑटोमन एम्पायर के ज़मानों में, तो उनके साथ एक जंग छिड़ गई। और इस जंग में अगर इसराइल को कामयाबी हुई सिर्फ इसलिए कि ब्रिटिश पावर और फ्रेंच पावर जो है वो उनके साथ थे। और 1967 की जंग तक बरतानिया का और फ्रांस का पूरी मदद जो है वो इसराइल की स्टेट के साथ रही। सिर्फ 1967 के बाद से अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट में कूदा और उसके बाद वो इसराइल का सबसे बड़ा मेंटोर और सपोर्टर बन गया। लेकिन अभी भी जो हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं कि नन्ही सी जो पट्टी है गाज़ा की, जिसकी चौड़ाई 5 मील, जिसकी लंबाई 25 मील है, उसको फतह करने के लिए भी अमेरिका और वेस्ट की तमाम ताकत जो है वो इसराइल के साथ है इस स्टेज के ऊपर। जबकि दूसरी साइड पे एक ऐसा हमास है जो कोई नेशन स्टेट नहीं है, जिसके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, जिसके पास कोई नेवी नहीं है, जिसके पास कोई आर्मी नहीं है, जिसके पास कोई ख़ास हथियार नहीं है, तो भी सारा मगरब जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है। तो आप बहुत आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1940s की जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या हुआ होगा। मुस्लिम्स के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहूदी दर हकीकत एक बड़ी प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी है, एक प्रोसिक्यूटेड कौम है। लेकिन प्रोसिक्यूशन उनकी मुसलमानों ने नहीं की, प्रोसिक्यूशन उनकी क्रिश्चियंस ने की है, यूरोपियंस ने की है, सफ़ेद कौम लोगों ने की है, जिसकी फर्स्ट एग्जांपल जर्मन नाजी एक्सपीरियंस था होलोकॉस्ट का, जो दर हकीकत एक जीनोसाइड था। जीनोसाइड की टर्म वहाँ इस्तेमाल की जाती है जब एक ताकतवर हरीफ दूसरे कमज़ोर जो कौम होती है उसको सफ़ा हस्ती से मिटाने की कोशिश करता है। वो उसके सिर्फ एबल बॉडीड वॉरियर्स को, ये कॉम्बैटेंट्स को नहीं मारता, बल्कि आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े जो भी होते हैं, उसमें नवाजीदा बच्चे होते हैं, सबको ही एक्सटर्मिनेट करने की कोशिश की जाती है, बिला इम्तियाज़ उनको मार डालने की कोशिश की जाती है। उसे जीनोसाइड कहते हैं। तो जिस तरह से जर्मन्स ने यहूदियों के साथ किया वो जीनोसाइड था, ये कोशिश की हिटलर ने। इसी तरह से इसराइल की गाज़ा के ऊपर जो इस वक्त बमबारी है वो जीनोसाइड की कैटेगरी में आती है। हमास ने 7 अक्टूबर को जो कुछ किया उसको आप वहशियाना कह सकते हैं, बारबैरिक कह सकते हैं, ज़ालिमाना कह सकते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो जीनोसाइड नहीं है। बिकॉज उनका प्रिंसिपल टारगेट इसराइल के 8 मिलिट्री बेसिस थे और जैसा कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सिविलियन पॉपुलेशन उसकी जद में आ गई, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और आपको याद है कि मैं वाहिद पाकिस्तानी ओरिजिन उन मीडिया पर्सनस में हूँ जिसने पहले दिन से इसके बारे में इजहार किया था कि जो कुछ हुआ ये बड़ा गलत हुआ, और मैंने कभी भी लफ्ज़ शहीद जो है हमास के लिए या फ़लस्तीनियों के लिए भी यूज़ नहीं किया, बिकॉज मुझे इस मामले की नज़ाकत का एहसास था। लेकिन वो जीनोसाइड नहीं था जो इसराइल करने की कोशिश कर रहा है। वो जीनोसाइड इसराइल ज़ाहिर यही कहेगा कि वो जीनोसाइड नहीं कर रहा, वो तो हमास को तोड़ना चाह रहा है, लेकिन जो वो कर रहा है वो एक जीनोसाइड की कैटेगरी में फॉल करता है। लास्ट पॉइंट की तरफ आता हूँ, 1 स्टेट सोल्यूशन 2 स्टेट सोल्यूशन। आप में से बहुत कम लोग जो है इसको पूरी तौर पे समझते होंगे कि 2 स्टेट सोल्यूशन क्या है और 1 स्टेट सोल्यूशन क्या है। 2 स्टेट सोल्यूशन तो वो भी था जो अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में दिया, जो बड़ा एक जाबिराना, ज़ालिमाना और नामुनसिफाना किस्म की चीज़ थी। उसके बाद पावर डायनामिक्स फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ बदलते ही रहे, मगरब की ताकत की वजह से, अमेरिका की जो सपोर्ट थी इसराइल की उसकी वजह से। जो 1993 के ऑस्लो अकॉर्ड में जिस 2 स्टेट सोल्यूशन को PLO के लीडर यासिर अराफात ने माना, वो 2 स्टेट सोल्यूशन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हकीकत यह है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो 2 स्टेट सोल्यूशन मर गया है, उसकी डेथ हो गई है। और उसकी वजह यह है कि इसराइल ने और अमेरिका दोनों ने उस 2 स्टेट सोल्यूशन को कभी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो वेस्ट बैंक है उस जिसके अंदर तकरीबन 3 मिलियन 2.8 मिलियन फ़लस्तीनी रहते हैं, वहाँ की भी 90% से ज़्यादा की जो ज़मीन है, 80-90% की ज़मीन पे उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसराइल की फ़ौज और आबादकार जो हैं उसके ऊपर काबिज़ हैं, और इसराइली सेटलमेंट्स जो हैं उसके अंदर फैली हुई हैं। और उस वेस्ट बैंक के अंदर भी 6,60,000 इसराइली जो सेटल्स हैं वो रहते हैं। इसी तरह ये छोटी सी पट्टी है गाज़ा की, ये भी मसलसल 16 बरस से अंडर सीज है। तो वो जो आइडिया था कि 2 स्टेट्स साइड बाय साइड होंगी, वो चीज़ बहुत जल्दी वफात पा चुकी है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। लोग इवन प्रोटेस्टर्स मैंने देखा वाशिंगटन में हो या लंदन में, वो कहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो कहीं भी नहीं पहुंची, वो ख़त्म हो चुकी है। और जब 2 स्टेट सोल्यूशन प्रपोज किया गया था और यासिर अराफात को बादिल नाखास्ता उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया था,
तो भी जो बेहतरीन पैलेस्टीनियन या ब्रिटिश लेफ्ट के स्कॉलर्स थे, जिसमें सबसे मशहूर अमेरिकन पैलेस्टीनियन स्कॉलर हैं प्रोफेसर एडवर्ड सईद, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, एंड आई हैड द प्रिविलेज ऑफ टेकिंग एंड अटेंडिंग हिज लेक्चर्स। तो उनकी पोजीशन उस वक्त भी यही थी 1993 के अंदर कि 2 स्टेट सोल्यूशन एक फार्सिकल सोल्यूशन है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, और यहाँ एक ही स्टेट होनी चाहिए, एक स्टेट फॉर पैलेस्टाइन एंड इजराइल, जिसमें दोनों साइड्स रह सकें, एक सेक्युलर स्टेट हो, एक डेमोक्रेटिक स्टेट हो, जिसमें एक सिटीजनशिप का कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसकी मजहबी नोयत ना हो, जिस तरह से अमेरिका की रियासत की या बरतानिया की रियासत की कोई मजहबी नोयत नहीं है यहाँ। और असल में मुझे शक है कि अल्टीमेटली जब भी ये डस्ट सेटल करेगी, इस वक्त इजराइल की आबादी 9.5 मिलियन के करीब बताई जाती है, जिसमें तकरीबन 73% जो है वो ज्यूविश इसराइली हैं, 21% उसमें अरब्स हैं, उसमें से आधे मुसलमान हैं, आधे क्रिश्चियन हैं, 5-4% आबादी अदर रेसेस की पाई जाती है। यहाँ पर असल में एक ही सिंगल स्टेट बनने की ज़रूरत है। उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि जो आबादकार थे, जो इसराइली सेटलर्स यहाँ आए, वो अपनी एक मजहबी नोयत की अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसमें तमाम तर चीज़ें उनके मज़हब के एतबार से हों। यूँ दुनिया में अगर कोई मजहबी स्टेट है तो वो इजराइल है। बहुत एक गलतफहमी फैलाई गई कि पाकिस्तान भी एक मजहबी स्टेट थी। पाकिस्तान कभी इन खतूत के ऊपर उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। वो ब्रिटिश इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशनल रीअरेंजमेंट थी, जिसके ऊपर उस वक्त मुस्लिम लीग का स्टैंड पॉइंट था। अगर मुस्लिम लीग एक मजहबी रियासत मांगती होती जो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तो फिर मुस्लिम लीग ने आखिरी वक्त तक टूथ एंड नेल पंजाब और बंगाल की डिवीज़न की मुखालफत की। बहरहाल ये वो चंद पॉइंट्स और इश्यूज़ हैं जिसकी मैं निशानदेही करना चाहता था, और मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कोशिश करता हूँ कि प्रोफेसर एडवर्ड सईद का और कुछ और जूइश स्कॉलर्स के मैं आपको आर्टिकल दिखाऊँ जिनका ताल्लुक 1 स्टेट सोल्यूशन से। थैंक यू।